नमस्कार, मैं अमरेश दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान समय में भारतीय परिदृश्य में भाषा को लेकर के अभी हाल ही में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, विशेष तौर पे महाराष्ट्र में अभी एक जो घटना हुई, जो डिलीवरी बॉय था उसके साथ में, ये मुद्दा बहुत तेजी से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। बहरहाल ये कोई पहली बार ऐसी घटना सामने नहीं आई है। भारत जैसा कि एक विशाल देश है, और भारत जैसे विशाल देश में जहां पर विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न बोली के लोग रहते हैं, विविधता ही हमारी पहचान है। और इस पहचान को राष्ट्रीय एकता की पहचान बनाए जाने के बजाय हम किसी न किसी एक ऐसे मुद्दे पर लेकर के उलझ जाते हैं, जैसे भाषा का विवाद हो या संस्कृति के टकराव का विवाद हो। यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए ठहरने, सोचने और विचार करने का विषय है। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश को तोड़ने की एक साजिश के तौर पर देखा जा सकता है। महाराष्ट्र से पहले यह घटना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या विभिन्न राज्यों में हुआ करती है। आज हम समझते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है और इस तरीके की घटनाएं क्यों लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसमें यह देखते हुए दिखाई पड़ता है कि महाराष्ट्र की घटना का अगर हम जिक्र करें कि एक डिलीवरी बॉय सामान लेकर के पहुंचता है और जिन्होंने ऑर्डर किया था वो उससे ये कहते हैं कि मराठी बोलो तभी तुम्हें पैसा दिया जाएगा। क्यों? अब वो हिंदी भाषी क्षेत्र का है। हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि भारत में कितनी भाषाएं हैं, हिंदी भाषा का कितना विस्तृत क्षेत्र है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम इस प्रकरण को समझ लेते हैं। और वो कहता है कि मैडम सर मुझे मराठी नहीं आती है, मैं हिंदी भाषी का हूं और इसी से मेरा काम चल जाता है, जिसके लिए उसे दबाव बनाया जाता है कि नहीं मराठी बोलोगे तभी तुम्हें पैसा मिलेगा, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। हमें अपनी संस्कृति को लेकर के, अपनी भाषा को लेकर के गौरवान्वित होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को किसी दूसरे पर थोपने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। हां, इतना जरूर है कि अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, हम महाराष्ट्र में जा रहे हैं, हम दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, तो अगर हम बिजनेस के पर्पज से जा रहे हैं, अगर हम वहां पे इनकम के लिए जा रहे हैं, आय का स्रोत बनाना चाह रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं और हमें 1 महीने से ज्यादा वहां पे रहना है, तो फिर हमें वहां की भाषा को सीखने का प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें उस विषय में साहित्य ही लिखना हो। यदि मैं बात करूं महाराष्ट्र का, तो जरूरी नहीं है कि हमें मराठी भाषा में साहित्य ही लिखना होगा, लेकिन जो बोलचाल के कुछ शब्द हैं, जो रोजमर्रा के उपयोग की कुछ चीजें हैं, कुछ शब्द हैं, उसे हमें आसानी से सीखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये हम तब करेंगे, अपनी स्वेच्छा से करेंगे। इसके लिए हमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि नहीं आपको ये करना ही होगा। वैसे भी भाषाएं एक दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं। जितना भाषा जोड़ने का काम करती है उतना ही भाषा तोड़ने का भी काम करती है। इसका एक पक्ष ये भी है। सामान्य तौर पर यह कह दिया जाता है कि भाषाएं तो हमेशा से जोड़ने का काम करती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भाषाएं तोड़ने का भी काम करती हैं। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो देश की आजादी के बाद 1952 से लेकर के 1955 के बीच में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है वो भाषाई आधार पर हुआ है। यदि हम गोवा और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, बाकी लगभग सभी राज्य इस आधार पर पुनर्गठित किए गए हैं, भाषा के आधार पर, जैसे कि उड़ीसा, ओडिया, पश्चिम बंगाल, बांग्ला, इसी तरीके से कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, और जो हिंदी है, हिंदी का एक विस्तृत क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये जितने राज्य हैं, दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी राज्य हैं। तो जब राज्यों का गठन ही भाषा के आधार पर हुआ है, तो निश्चित रूप से भाषा को लेकर के टकराव देखने को निरंतर ये टकराहट बनी हुई है और देखने को मिल रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 31 भाषाएं हैं ऑफिशियली। पूरी दुनिया में लगभग 7115 भाषाएं हैं।
और अगर हम इन्हें कैटेगराइज करें बोले जाने के संदर्भ में, तो पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसमें से लगभग 16% मंडारिन भाषा जो है उसका उपयोग किया जाता है। लगभग 14% अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है और 8% पूरी दुनिया में हिंदी बोलने वाले लोग हैं। भारत के संदर्भ में हिंदी की बात करें हम, तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 57% लोग भारत में हिंदी बोलने वाले हैं, प्रथम भाषा के रूप में, हमें ध्यान देना होगा। और 2011 की जनगणना में भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 121 करोड़ थी, और 121 करोड़ का अगर हम 57% लेते हैं तो मेरा ख्याल है लगभग 69 करोड़ जनसंख्या होगी। अब वर्तमान समय में जब जनगणना होगी, जो कि प्रस्तावित भी है, तो हो सकता हो कि यह संख्या 70 करोड़ से अधिक की हो जाए, लगभग हो जाएगी, 70 करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी। ऐसे में हिंदी को लेकर के ये कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि हिंदी भाषा खतरे में है या हिंदी भाषी लोगों को डोमिनेट किया जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हमें तमिल क्यों सीखना चाहिए, हमें मराठी क्यों सीखनी चाहिए, हमें गुजराती क्यों सीखनी चाहिए। देखिए, भाषाएं जोड़ने का काम करती हैं निश्चित रूप से, और भारत जैसे देश में अगर आप वास्तव में पूरे भारत को देखना चाहते हैं, पूरे भारत को घूमना चाहते हैं और किताबों की बजाय धरातल पर जाकर के समझना चाहते हैं, तो भाषा आपकी बहुत बड़ी सहायक बन सकती है। मैं एक छोटा सा संदर्भ देना चाहूंगा। मैं 2023 में उत्तर प्रदेश से नेशनल यूथ फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिभाग कर रहा था, और धारवाड़ यूनिवर्सिटी में वहां ये कार्यक्रम चल रहा था। जो मेरा हॉस्टल था वो पीजी माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल था, जिसमें हम लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। पूरे उत्तर प्रदेश के 99 लोग थे और वो लोग वहीं पे रह रहे थे। तो एक दिन मेरा बस छूट गया जो मुझे हॉस्टल से बेनू पर लेकर के जाता था। तो मैं बाहर निकला और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी फोटोग्राफ्स करवाने थे। तो एक भाई साहब मुझे मिले और वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, मुझे कन्नड़ नहीं आता था। मैंने उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश की, तो संयोग से वो इंग्लिश में भी इतना सहज नहीं थे। फिर मैंने उनसे एक वाक्य बोला जो मैं वहीं पे जाकर के सीखा था कि धारवाड़ पे तुम्बा खुशियां तांदे दे। धारवाड़ में आकर के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, और वो इस एक वाक्य से मुझसे इतना कनेक्ट हुए। फिर हम दोनों लोगों ने बातचीत का अपना विकल्प निकाला, गूगल ट्रांसलेटर हमने यूज किया, और उससे हमारा बेहतर संवाद स्थापित हुआ। उन्हें टूटी फूटी हिंदी आती थी, और फिर वो अपनी ऑफिस में मुझे लेके गए। संयोग से वो ऑफिस उस दिन बंद थी, उनके पास चाबी थी, और वो ताला खोल करके ऑफिस में एंटर किए, हमारा फोटोग्राफ्स किए अपने ऑफिस के कंप्यूटर से, और फिर अपनी 4 व्हीलर निकाल करके मुझे उस वेन्यू पर ले जाकर के पहुंचाए। मैं निवेदन करूंगा अपनी टीम से कि वो वीडियो भी प्ले कर देंगे, और हमारी बहुत अच्छी मित्रता हो गई उनसे। और वो कुछ मिलेट्स का वो व्यापार भी करते थे, उन्होंने अपना मिलेट्स भी हमें दिया कि ये आप अपने दोस्तों को भी दीजिएगा। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मैं इस वाक्य को साझा करने का इस बारे में कहना यह चाहूंगा कि अगर आप किसी दूसरी भाषा के लोगों से मिलते हैं और उनकी भाषा का एक दो शब्द टूटी फूटी ही बोल देते हैं, तो वो आपसे बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। और उसके बाद मैंने तय किया कि ठीक है, मैं हिंदी भाषा से हूं, तो हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, हिंदी तो मुझे आनी ही चाहिए। ठीक है, इंग्लिश भी मां सरस्वती की कृपा से है कि काम चल जाता है। जितना हर इंडियन जानता है उतना ही इंग्लिश मुझे भी आती है। तीसरी भाषा के रूप में मैंने प्रयास किया कि मैं अब तमिल सीखूंगा, कन्नड़ सीखूंगा, और उस दिशा में मैं प्रयासरत हूं। और जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, जैसे आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू बोलने में आप बड़ा गर्व महसूस करते हैं। कोई दक्षिणी भारत का व्यक्ति है, आप उससे धन्यवाद मुन्नू बोल दीजिए। आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू बोलने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। दक्षिणी भारत का कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उससे नमस्कार मुन्नू बोल दीजिए। फिर देखिए वो आपसे कैसे कनेक्ट करता है। हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो इंग्लिश बोलने में हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील करते हैं। या वुड यू लाइक टू टेक कैपुचिनो, वुड यू लाइक टू गो देयर, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, वुड यू लाइक टू टेक टी। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये बोलने में। तो क्या इस तरीके से हम अगर जो उस भाषा का है एक पंक्ति सीख करके नहीं बोल सकते हैं? या जो लोग हिंदी भाषा के नहीं हैं, क्या उन्हें यह सुनना अच्छा नहीं लगता है कि क्या आप पानी पीना पसंद करेंगे?
क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे साथ थोड़ा टहलना पसंद करेंगे? हिंदी भाषा को लेकर के ऐसा कहा जाता है कि यह पूरे देश पे थोपने का प्रयास किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की वकालत वो लोग कर रहे हैं जो मूलतः हिंदी भाषा के नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा की वकालत की है। सरदार पटेल जी ने हिंदी भाषा की वकालत की है, वो भी गुजरात से हैं। लाला लाजपत राय जी ने हिंदी भाषा की वकालत की है, वो पंजाब से हैं। सावरकर जी ने हिंदी भाषा की वकालत की है। तो के.एम. मुंशी साहब जो कि गुजरात से, उन्होंने हिंदी भाषा की वकालत की है। वास्तव में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे हम पूरे देश को जोड़ सकते हैं। हिंदी के हम संवैधानिक पक्ष की चर्चा कर लेते हैं तो भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में एडॉप्ट किया गया और इसका प्रावधान किया गया। हालांकि संविधान सभा का जो डिबेट है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो वॉल्यूम नंबर 2 और 1135 पृष्ठ संख्या से लेकर के 1190 पृष्ठ संख्या तक बहुत व्यापक चर्चा हुआ है। और इसकी सीरीज जो संसद टीवी है उस पर भी आपको मिल जाएगा, छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में, वीडियोस के रूप में, कि हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के संदर्भ में। हालांकि चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकला कि हम राष्ट्रभाषा नहीं लेकिन राजभाषा के रूप में हम हिंदी को रख सकते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी, इन दो भाषाओं को राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में लिया गया और 15 वर्षों तक का ये प्रावधान था कि 15 वर्ष तक ये रहेगा। फिर बाद में हिंदी ही पूर्णतः राजभाषा हो जाएगी, क्योंकि अन्य राज्यों का ये कंसर्न था कि हम 15 वर्षों में फिर प्रयास करते हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है, हम हिंदी को लेकर के चाहे जितना कोसें गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सभी राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में टूटे फूटे शब्दों के रूप में ही हिंदी बोली जाती है। अभी मैं जनवरी में सीमावर्ती हुआ क्षेत्र आदान प्रदान कार्यक्रम में गया था, राष्ट्रीय कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल में। वहां पे भी मैं देखा कि सामान्य तौर पर लोग हिंदी को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी तरीके से जब मैं कर्नाटक में गया था तो मैंने कर्नाटक में भी देखा, और कर्नाटक में ही बहुत सारे लोग ऐसे मिले थे जो महाराष्ट्र के थे, जो गोवा के थे, जो आंध्र प्रदेश के थे, जो तमिलनाडु के थे, जो केरला के थे। मैं वो वीडियो भी चलवा दूंगा जिनसे मेरी प्रॉपर बातचीत हुई है और वो हिंदी को सहजता से समझ रहे हैं। लेकिन अगर वो हिंदी को सहजता से समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम अन्य भाषाओं को नहीं सीखेंगे, बीइंग ए इंडियन। और अगर हम चाहते हैं कि पूरे देश को, पूरी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें, तो हम प्रयास करें कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा हमें क्षेत्रीय 2-3 भाषाएं आए, जिससे हमारा वार्तालाप अच्छे से हो सके और हम पूरे देश में एक राष्ट्रीय एकता की भावना को डाल सकें। ऐसा क्यों हो कि केवल तमिल वाले ही हिंदी सीखें? ऐसा क्यों हो कि केवल गुजरात वाले ही हिंदी सीखें? ऐसा क्यों हो कि केवल मराठी के लोग ही हिंदी सीखें? हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं उनके साथ और उनके अपने होने का एहसास कराएं। हम भी उनकी भाषाओं को सीखने का प्रयास करें, जिससे कि हम भारतीय एकता को बनाए रखें और जो 2047 का विकसित भारत है उस संकल्पना को चरितार्थ करें। और हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलते हैं और अपने देश में इस तरीके का टकराहट करें, फिर हम पूरे विश्व को बंधु कैसे मानते हैं? हमारा महोपनिषद अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 71, अयम निजः परोवेत गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। इस श्लोक को चरितार्थ करने के लिए सबसे पहले हमें अपने राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश के विभिन्न संस्कृति को, विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न समाज को, विभिन्न संप्रदाय को, विभिन्न मजहब को,